खान अधिनियम 1952। आज हम माइंस एक्ट 1952 के तहत खान अधिनियम 1952 का परिचय, अधिनियम का कुछ दशाओं में लागू न होना, कमेटी की रचना, कमेटी के कार्य, कमेटी की शक्तियाँ, कमेटी की खर्च वसूली और एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। माइंस एक्ट का गठन खानों में श्रम के विनियमन और सुरक्षा से संबंधित कानूनों को मजबूत करने के लिए किया गया था। यह साल 1952 का 35वें नंबर का एक्ट था। 15 मार्च 1952 से यह एक्ट अमल में आया। 31 दिसंबर 1953 से पहले सभी राज्यों में सरकारी गैजेट में प्रकाशित करके इसको लागू कर दिया गया था। यह एक्ट कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, जैसे कि कोई खान या उसके बाग जिनमें खुदाई केवल प्रोस्पेक्टिंग यानी पूर्वेक्षण के लिए हो रही है और उसका उपयोग बिक्री के लिए नहीं हो रहा हो, उसमें यह अधिनियम लागू नहीं पड़ता है। परंतु उस खान में एक दिन में 20 से ज़्यादा लोग काम पे नियोजित न हो और खनन के महत्तम बिंदु और न्यूनतम बिंदु का अंतर 6 मीटर से अधिक न हो, और अगर कोयले की खदान है तो उत्खनन में 15 मीटर से अधिक न हो। ऐसे उत्खनन के किसी भी भाग का विस्तार ऊपरीवर्ती जमीन के नीचे न हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोल्ड करके दी गई है। ऐसी खान जहाँ पे इस प्रकार का मिनरल का माइनिंग किया जाता है वहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है, जैसे कि कंकड़, मोरम, लेटराइट, बोल्डर, सिलंग, बाजारी, साधारण रेत, सांचा रेत, कांच रेत, बिल्डिंग स्टोन, स्लेट पत्थर, सड़क गिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और चूना पत्थर। लेकिन इस प्रकार की खानों में महत्तम 50 लोग एक दिन में नियुक्त हो और वहाँ पे बारूद का प्रयोग नहीं हो रहा हो तभी ही मान्य है, और उत्खनन के महत्तम और न्यूनतम बिंदु के बीच का अंतर 6 मीटर से कम हो और वह ऊपरीवर्ती जमीन के नीचे न हो। तो यह वह प्रकार की खदानें थी जिसमें माइंस एक्ट लागू नहीं होता है। कमेटियां माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के तहत केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत इन प्रकार के व्यक्तियों की कमेटी गठित कर सकती है, जिसमें मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के अलावा अध्यक्ष के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया सरकारी नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति। खान के मुख्य निरीक्षक खनिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 2 व्यक्ति, जिनमें से कम एक कोयला खान का प्रतिनिधि होना चाहिए। जिस प्रकार खनिकों के हित का रक्षण करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 प्रतिनिधि रखे थे, बिल्कुल उसी प्रकार खान के मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, और इसमें भी कम से कम एक कोयला खान का प्रतिनिधि करेगा, और 2 खनिज इंजीनियर कि जो खनन उद्योग में नियोजित न हो और जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसमें ध्यान रखिए, केंद्र सरकार किसी राज्य क्षेत्र की खान या खान के समूह के लिए अलग कमेटी का गठन कर सकती है और उसके सदस्य भी तय कर सकती है, एवं कमेटी में किसी सदस्य की खाली जगह रहने मात्र या बनाने में त्रुटि रहने मात्र से कमेटी का कोई भी कार्य या कारोबार अवैध नहीं होता। हमने कमेटी के गठन के बारे में तो देख लिया, आइए हम देखते हैं कमेटी के कार्यों के बारे में। यह कमेटी रूल्स या रेगुलेशन बनाने के प्रस्ताव पर विचार करना,
और केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें देने का काम करती है। यह कमेटी केंद्र द्वारा समय समय पर दिए गए एक्सीडेंट या अन्य मामलों की जांच करके उसका रिपोर्ट केंद्र को देती है। आगे हमने देखा कि केंद्र सरकार राज्य क्षेत्रों के लिए अलग कमेटी का गठन कर सकती है। यह कमेटी उन कमेटी द्वारा बनाए गए रेगुलेशन, रूल्स, बायलॉज और उनके अधीन दिए गए सूचनाओं के संबंधी एतराज या अपील की सुनवाई भी कर सकती है। मुख्य निरीक्षक द्वारा दिए गए आदेश या सूचना के विरुद्ध की गई अपील या एतराज की सुनवाई मुख्य निरीक्षक नहीं भाग ले सकेगा और नहीं वह उस कमेटी के सदस्य के रूप में काम कर सकेगा। कमेटी की शक्तियां। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के तहत बनी गई कमेटी इस अधिनियम के अनुसार अपने कार्य की पूर्ति के लिए निरीक्षक की उन शक्तियों का वह उपयोग कर सकती है जिन्हें वह जरूरी और उचित समझे। कोड ऑफ प्रोसीजर 1908 यानी कि 1908 के तहत न्यायालय को जो भी पावर मिली है या जो भी शक्तियाँ मिली है वही शक्तियाँ इस कमेटी को भी है, जैसे कि खोज और इंस्पेक्शन करना, किसी व्यक्ति को उपस्थित करके शपथ दिलाकर पूछताछ के लिए बाध्य करना, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना और अन्य विषय जो निर्धारित किए जाए। कमेटी के खर्चों की वसूली। केंद्र सरकार यह तय कर सकती है कि सेक्शन 12 के तहत बनाई गई कमेटी के द्वारा की गई जांच का पूरा खर्च या उसका कुछ भाग संबंधित खान के मालिक या एजेंट द्वारा दिया जाएगा। मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा आवेदन दिए जाने पर मजिस्ट्रेट की आधिकारिक सीमा के अंदर ऐसे मालिक या एजेंट की जो भी चल संपत्ति है उसकी बिक्री करके भी यह रकम वसूल की जा सकती है। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। माइंस एक्ट 1952 ईयर का कौन से नंबर का अधिनियम था? ऑप्शन है ए 50, बी 35, सी 28, डी 30। इसका जवाब है बी 35। आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। खान अधिनियम 1952 कब से अमल में है? पहला ऑप्शन है 15 मार्च 1952, 15 अप्रैल 1952, 15 मार्च 1953, 10 जून 1952। जी हाँ, सही जवाब है 15 मार्च 1952। हमारा तीसरा प्रश्न है। खान अधिनियम 1952 ऐसी खदान जहां खाली जगह से कम लोग नियोजित हो और ब्लास्टिंग नहीं होता हो वहां पे लागू नहीं पड़ता। हमारे ऑप्शन है 100,
दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 20। जी हाँ, सही जवाब है 20। हमारा चौथा प्रश्न है, खान अधिनियम 1952 के अनुसार कमेटी में खनिकों के हितों का कितने प्रतिनिधि केंद्र सरकार नियुक्त करती है? ऑप्शंस है ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। सही जवाब है 2। हमारा पांचवा प्रश्न है, खान अधिनियम 1952 कानून उन खदानों में लागू नहीं पड़ता जहां खनन के महत्तम बिंदु और न्यूनतम बिंदु का अंतर खाली जगह मीटर से अधिक न हो, और अगर कोयले की खान है तो उत्खनन में खाली जगह मीटर से अधिक न हो। हमारे ऑप्शंस है ए 6 और 10, बी 10 और 6, सी 15 और 6, डी 6 और 15। सही जवाब है 6 और 10। ऑप्शंस है ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। सही जवाब ऑप्शंस है ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। सही जवाब ऑप्शंस है ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। सही जवाब हमारा अगला प्रश्न, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार कमेटी कौन से सेक्शन के तहत बनाई जाती है?
सही जवाब है सेक्शन 12 यानी सेक्शन 12। हमारा अगला और आखिर प्रश्न है, माइंस एक्ट 1952 के अनुसार कार्यों की पूर्ति के लिए निरीक्षक कैसी शक्तियों का वो उपयोग कर सकता है? ऑप्शन है माइंस और मिनरल डेवलपमेंट के तहत मिली हुई, भारत के संविधान के तहत मिली हुई, ऑप्शन सी कोड ऑफ प्रोसीजर 1908 के तहत न्यायालय को मिली हुई, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कोड ऑफ प्रोसीजर 1908 के तहत न्यायालय को मिली हुई। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे दिए गए बटन से लाइक करें।